क्या हाल चाल है? सब अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसका 4 क्लास हो चुका है, ये इसका 5th पार्ट होगा, यानी 5th क्लास होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब इसके पहले क्लास देखे होंगे, नोट्स भी अपना बनाए होंगे। तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो बनाएं। हम लोग आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर दिया हो तो ये सब बातें आज के क्लास में होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर कोई दो चार्ज है, एक चार्ज और एक यहाँ एक चार्ज, दोनों चार्ज परिमाण में बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन ये क्या होगा, ये नेचर में विपरीत होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को अगर बहुत कम दूरी पर रखा जाए, बहुत कम दूरी पर रखा जा रहा है, कोई दो चार्ज लिया गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है, तो इससे जो एक सिस्टम बनता है हमारा, इससे जो यह एक निकाय बन के तैयार हुआ है, इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अगर कभी पूछता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज परिमाण में बराबर होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, लेकिन प्रकृति में क्या है, अलग अलग है। एक प्लस है तो एक माइनस होगा, दोनों परिमाण बराबर होंगे। अगर एक कूलाम का चार्ज है तो दूसरा भी एक कूलाम का ही चार्ज होगा, लेकिन एक पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर दो चार्ज हैं इस तरह से, और दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है, भले यहाँ पर ये देखने में हम ज़्यादा डिस्टेंस बनाएं, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम बनाया जा रहा है तो इसी सिस्टम का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो यही यहाँ लिखा भी गया है कि दो आवेशों जो परिमाण में क्या हो, समान हो, परंतु प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो, उनको बहुत ही कम दूरी पर रखा जाता है, तो उससे जो एक सिस्टम बनता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वही लिखा गया है, वही यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम बनता कैसे है कि जब दो सेम चार्ज को, बस नेचर में अपोजिट हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, अगर ऐसे हम रखते हैं तो इससे जो एक सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ बात हो रही है, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या हमको समझना क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर दिया है तो क्या करना है। बहुत सिंपल सी इसको समझते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, तो इसका अपना एक ताकत होगा। जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ क्या है, या यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ क्या है, या यहाँ इसका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये हमको अब पता करना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मतलब है कि ये जो डाइपोल हमारा बन रहा है, इसका स्ट्रेंथ कहाँ पर कितना है, अगर उसको हमको पता करना हो तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि किससे, उसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना होगा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है। हम लोग अलग अलग पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, पी से, और पी इक्वल टू होगा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है इसका किसी कोई भी एक चार्ज ले लें, कोई एक चार्ज, और दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस को ले लेंगे। दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसके डिस्टेंस को अगर हम 2a ले लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को अगर हम 2a ले लें तो इंटू 2a, तो q इंटू 2a, इससे ये जो मिलता है, अगर एक चार्ज को लें और उसमें इन दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे जो हमको मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है।
बराबर होता है। बस सिंपल सा है। इस क्या कहा गया है कि अगर यहाँ पर जो यहाँ पे फिगर यहाँ पे है, अगर इसके एक चार्ज को ले लें, वो चार्ज चाहे 2 कूलाम हो, 4 कूलाम हो, 2 माइक्रो कूलाम हो, जितना भी हो उसको लें और उसके बीच के डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करा दें, तो उससे जो हमको मिलता है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब मोमेंट होता है। तो P इक्वल टू हमारा क्या आ गया, P इक्वल टू आ गया Q इंटू 2A। इसको याद रखना है। अब बात ये आएगी दिमाग में, सर इसके बीच के डिस्टेंस को आप 2A क्यों लिए हैं? ए भी तो ले सकते थे, आर भी तो ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन 2 लेने का क्या मतलब है? जब यहाँ पे देखें, अभी हम लोग जब इसके आगे जब पढ़ेंगे तो जब कोई भी हम एक डाइपोल बनाएंगे, जैसे ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ठीक है, इससे जो ये डाइपोल बन रहा है, हमको कहीं भी, जैसे अगर हमको किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डाइपोल का जो सेंटर है, इस डाइपोल का जो सेंटर, ये सेंटर, जो भी डिस्टेंस हमको लेना होगा वो सब कहाँ से लिया जाएगा, इसके सेंटर से। ये डाइपोल का ये क्या है, सेंटर है, डाइपोल का सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल इसको बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो जो डाइपोल का सेंटर है वहीं से हमको जो भी डिस्टेंस मेजर करना होगा, वो सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाएगा, डाइपोल के सेंटर से। तो अगर हम इसके डिस्टेंस को, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम ए लेते, सपोज करें अगर हम डिस्टेंस ए लेते, तो ये कितना हो जाता, a/2, ये भी कितना हो जाता है, a/2, यही हो जाता। अगर हमको अब यहाँ से, मान लो यहाँ से कोई डिस्टेंस ये लेना होता, तो यहाँ से लेना होता, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, उसमें कितना जोड़ना पड़ता है हमको, a/2, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन में। ऐसा नहीं कि a/2 रखेंगे तो उसका हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा उतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। इजी बनाने के लिए अगर इसको हम 2a ले लें, तो इसको क्या ले लेंगे, a, इसको भी क्या ले लेंगे, a, तो बहुत ईजी हो जाएगा। a जोड़ना है, ये घटाना है, जो भी करना होगा a को करना होगा, a/2 तो नहीं करना पड़ेगा वहाँ पर, इसीलिए डिस्टेंस 2a लिया जाता है। और इसका बहुत खास कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इतना ही है कि 2a डिस्टेंस लेने का मतलब है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग डिस्टेंस को 2a लेते हैं, ताकि इसके मिड पॉइंट से इधर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या, a, इसीलिए हम लोग 2a ले रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है बस, और कोई बात नहीं है। सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, डाइपोल के सेंटर से। यहाँ पे एक डाइपोल का सेंटर होगा, वहीं सारा डिस्टेंस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ये तो हुआ डाइपोल मोमेंट। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जो ये डाइपोल मोमेंट है, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यह एक सदिश राशि है। तो इसमें करके कुछ पॉइंट करके लिख लेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। और जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा किधर होती है, तो इसमें लिख लें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ध्रुव आघूर्ण की दिशा निगेटिव आवेश, यानी निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है, पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है, तरफ मानी जाती है या ली जाती है, लिख सकते हैं, तरफ ली जाती है। इसको याद रखना है, एकदम अपने दिमाग में इसको रखना है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी जो दिशा है, उसका डायरेक्शन हम किधर से लेंगे। जैसे ये है, अगर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का इसमें डायरेक्शन लेना हो तो इधर लिया जाएगा, ये इसका डायरेक्शन, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है आज, ये इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, किधर, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2a, ये 2a, ऐसे Q इंटू 2a, यानी ये जो हम लोग डायरेक्शन लेंगे इसका, वो हम लोग किधर से किधर लेंगे, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ, ठीक है। इतना हो गया। अगर हमको इसका यूनिट निकालना हो, इसका मात्रक, P का मात्रक लिखना हो, तो P का मात्रक क्या आएगा, Q का मात्रक कूलाम, और 2a क्या है, डिस्टेंस है, तो एक कूलाम और 2a मतलब मीटर, तो कूलाम मीटर क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। किसका मात्रक हो गया, P का मात्रक क्या आ गया हमारा, कूलाम मीटर। ये क्या लिखा गया है, कूलाम मीटर, ये याद रखेंगे, ये क्या है, कूलाम मीटर। तो ये एक कौन सी क्वांटिटी है, तो ये याद रखेंगे, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है, इसकी दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। डायरेक्शन इसमें जरूर याद रखना है, इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल,
और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिंपल है एकदम। दो अगर समान आवेश को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, समान और प्रकृति में विपरीत को बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, तो इससे जो एक सिस्टम बनता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसमें एक आवेश और इसके बीच के डिस्टेंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो क्वांटिटी हमको मिलती है उसको हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी जो दिशा होती है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक है वो होता है कूलाम मीटर। तो यहाँ तक नोट करें। अब हम लोग बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालेंगे और वो कितना होता है उसका डेरिवेशन आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना नोट करें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया इतना। अब यहाँ देखें, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इसको नोट कर लें, नोट करते रहें जरूर। नोट्स बना रहे होंगे? हाँ सर बना रहे हैं। नहीं ठीक है, नोट्स बनाएंगे तभी अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख लें इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देगा, यह है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इधर एक चार्ज होगा, मान लें इधर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ ले लेते हैं एक नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज होगा। इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ कहाँ निकालना है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं। जैसे देखें, यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इस चार्ज और इस चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन पे ये लाइन होगा, इसको मिलाने वाली लाइन, इसको बोलेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये अक्ष है, इस अक्ष पे अगर कोई बिंदु हो, मान लें कोई एक बिंदु यहाँ है, यहाँ पर कोई एक बिंदु ए मान लेते हैं। अगर कोई बिंदु ए है, अगर हमको यहाँ पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे निकालेंगे। और इस दोनों चार्ज के जो बीच में जो सेंटर ऑफ डाइपोल था, इस सेंटर ऑफ डाइपोल पे अगर एक ऐसा लाइन खींचे परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ कहीं भी, अगर एक पॉइंट मान लो यहाँ है बी, तो इस पे अगर हमको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे निकालेंगे? तो दो कंडीशन बना। पहला, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहला ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी मतलब इसके अक्ष के किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना हो क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी बात करेंगे। दूसरा, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ऐसे लिख देते हैं, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन द perpendicular bisector of electric dipole, ये दूसरा पॉइंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो उसको दो भागों में बांट रहा हो, इसके दो भागों में जो इसको लाइन ये बांट रही है,
इस लाइन पर, ऑन द, इस लाइन पर अगर हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको? हिंदी में इसको एक नाम और जाना है, इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, और इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, और इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो एक अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर, दोनों कंडीशन में हमसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पूछता है। यानी अगर इस डाइपोल के अक्षीय स्थिति पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, या इसके परपेंडिकुलर लाइन पर, यानी इसके निरक्षीय स्थिति पर कोई एक बिंदु है, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसको परपेंडिकुलर पे निकालेंगे और ये एक्स उसके एक्सिस पे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्सिस पर कितना आएगा और यहाँ परपेंडिकुलर लाइन पर कितना आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। एक चीज़ और भी है, तीसरा थर्ड भी हम लोग इसमें बात कर लेंगे कि एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना हो, ये थर्ड है, किसी भी बिंदु पर निकालना हो, जैसे कि यहाँ और यहाँ, इन दोनों के अलावा कोई और बिंदु दिया हो, जैसे वो बिंदु यहाँ दिया हो, कह दे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, या कह दे कि नहीं यहाँ निकालिए, या कह दे यहाँ निकालिए, किसी भी बिंदु पर अगर हमसे कह दे तो वो भी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती है। तो ये तीन है, तीनों का आप चाहें तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। एक्सिस जब हम यहाँ निकालेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। आर क्यूब क्या है, इसके सेंटर से अगर ये पॉइंट अगर r डिस्टेंस पे है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आएगी। अगर ये इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पर अगर r डिस्टेंस पे है यहाँ से ये, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ये इतना आएगा परपेंडिकुलर लाइन पे। और थर्ड में अगर हम निकालेंगे कि एन किसी भी एट एनी पॉइंट, तो उसके लिए जो हमारा ई की जो वैल्यू आएगी एट एनी पॉइंट, ये हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा आएगा जब हम लोग एट एनी पॉइंट की बात करेंगे। तो ये तीन है, तीनों को हम लोग एक एक करके निकालेंगे। इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, हम लोग इसी सीक्वेंस में इसको फाइंड आउट भी करेंगे। तो इतना नोट करें। अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कि निरक्षीय स्थिति पर अगर कोई एक बिंदु हो तो उस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जितनी आती है, इसका डेरिवेशन क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो नोट करें इतना, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा समझते हैं एक एक करके कि कैसे इसको हम लोग निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पर, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ये आएगा। हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं अभी। और डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन निरक्षीय स्थिति में डायरेक्शन किधर आएगा या अक्षीय स्थिति में डायरेक्शन किधर आएगा। तो एक एक करके हम लोग बात कर, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग इसकी बात की है पहले, कितना आएगा उसको हम निकालते हैं। पहले तो एक छोटा सा एक फिगर बना के देखते हैं। जैसे अगर आप कोई एक डाइपोल बनाते हैं, एक चार्ज और एक ये चार्ज, एक का नेगेटिव चार्ज ले लें, एक को पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो इससे जो एक सिस्टम बनता है, अगर मान लेते हैं कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है अगर वो 2a ले लें, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 2a, इससे एक डाइपोल बना और इसके कारण हमको क्या निकालना है, ये जो द्विध्रुव है इसी कारण अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति मतलब इसके अक्षीय स्थिति, यह पता होना चाहिए कि इसके लाइन के किसी पॉइंट पर, हम यहीं पे लेते हैं कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लो पॉइंट ए है, इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो जो ये पॉइंट है वो इसके सेंटर से हम मान ले रहे हैं कि इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ये
कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस है। यानी कोई द्विध्रुव है जिससे r दूरी पर एक कोई बिंदु A है जिस पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिससे r दूरी पर एक बिंदु A है जिससे r दूरी पर अच्छी स्थिति में, r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु A है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, सिंपल है। हम लोग क्या किए हैं, एक डाइपोल लिए हैं और इसे r दूरी पर एक पॉइंट लिए हैं और इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या करना है, निकालना है। एक एक करके निकालते हैं। अगर देखें यहां से ये पॉइंट A है और यहां से यहां तक, ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। अगर हम पहले निकालते हैं, अगर जैसे ये प्लस Q के कारण अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, जैसे क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि किसी बिंदु आवेश, मान लो कोई बिंदु आवेश Q है, इसे r दूरी पर कोई एक बिंदु है, अगर यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना आ रहा था, KQ/r², यही तो आ रहा था। K मतलब 1/4πε0, यही था। तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण उसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थी। तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर अलग अलग आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और कौन सा ऐड होगा, वेक्टर सम, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये भी क्या है, एक सदिश राशि है, हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक करके निकालते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। और चूंकि प्लस Q आवेश है तो थोड़ा नोटेशन बदलने के लिए यहाँ पे ऐसा करना है, प्लस Q के कारण क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण KQ/r², तो ये प्लस Q है, K तो K, Q कितना है, प्लस Q, तो Q/r²। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, बस यही पता करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस है कितना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसके पहले बात की है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये A है। तो इस टोटल r में से अगर ये A निकाल दें तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा हमको। तो r माइनस क्या A, तो ये हो जाएगा r माइनस A का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे स्क्वायर होता है। तो KQ/ किसी बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक बिंदु आवेश मान लें और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो A, इस r में से A को घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु A पर। उसी तरह से इसके कारण अब बात कर लेते हैं, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, A पर। तो निकालते हैं, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम सेम वैसे ही जैसे इसके पहले निकाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E माइनस Q के कारण कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा K, और Q की जगह कितना है यहाँ पे, माइनस Q, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, माइनस Q। अगर माइनस के साथ ले लेते हैं ज़्यादा इजी रहेगा, माइनस Q अपान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसी का स्क्वायर, नीचे क्या होगा उसी का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है R, और यहाँ से यहाँ तक कितना है A, यहाँ से यहाँ तक A है ना, ये बीच में सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक R और ये A, तो R प्लस क्या हो जाएगा A। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, R प्लस A का क्या, होल स्क्वायर। A माइनस है, माइनस कहाँ आ जाएगा पहले, तो
तो डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस के क्यू अपान इतना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक नोट करें, फिर इसके बाद आगे इसमें और सॉल्व किया जाए। यहाँ तक नोट करें, हो गया यहाँ तक। अब देखें, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ जो एडिशन होगा वो वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर सम यानी डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा समझते हैं, डायरेक्शन यही देखते हैं कि कैसे यहाँ डायरेक्शन पता करेंगे। देखें, अगर ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा किधर होगी। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि और इसकी दिशा किधर होती है, हम लोग पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है ना, बल की दिशा में। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश इस पर किधर बल लगाएगा, जिधर बल लगाएगा इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा उधर ही होगी। तो देखिए हम कैसे पता करते हैं बल किधर लगता है, क्या करते हैं, एक निकालते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पता है ना, टेस्ट चार्ज, टेस्ट किसी बिंदु पर कितना बल लग रहा है उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज आता है जो उसको क्यू नॉट से दिखाते हैं, याद होगा क्यू नॉट से दिखाते हैं। और यह एक पॉजिटिव जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत स्मॉल चार्ज होता है, ये खुद का अपना विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। ये तो पढ़े हैं ना, हाँ सर ये बताए थे लेकिन हम ही लोग ध्यान नहीं दे रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दें। अब देखें यहाँ पर अगर एक टेस्ट चार्ज रखा जाए, टेस्ट चार्ज, तो ये प्लस क्यू इस पर किधर बल लगाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, इस पर किधर बल लगेगा, इधर। यानी प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा किधर हो गई, इधर, इधर। माइनस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू है, इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी माइनस क्यू कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर, इधर होगी, और इसके कारण इधर होगी। यानी ये किसके कारण हो गई, माइनस क्यू के कारण। यानी प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और माइनस क्यू कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर। अच्छा, एक एरो हम बड़ा बनाए, एक एरो छोटा बनाए, इसका भी एक मीनिंग है कि ये जो प्लस क्यू जो इस पे बल लगाएगा वो ज्यादा बल लगाएगा, यानी इसके कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्यादा होगी, और इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके कंपेयर में कम होगी, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में तो बराबर है, दोनों का परिमाण तो बराबर है, लेकिन इससे ये दूरी पास में है तो ये इसके ऊपर ज्यादा बल लगाएगा, और ये बिंदु इससे क्या है, दूर है, तो ये उसके ऊपर कम बल लगाएगा। हम जानते हैं कि किसी जब तीव्रता ही देखें तो इससे हम जितना दूर चलते जाएंगे ना, ऐसे पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपान आर स्क्वायर, आर बढ़ेगा तो ई क्या होगा, कम होगा, ये भी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर इसका जो प्रभाव होगा वो ज्यादा होगा, और इसका जो यहाँ पर प्रभाव होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इससे ये बिंदु क्या है, ज्यादा दूर है। ठीक है, तो कौन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ई क्यू ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो अगर दोनों को जोड़ना हो तो घटाना पड़ेगा। अपोजिट, अगर दोनों अपोजिट हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक में से किसी एक को घटा देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि किस में से किसको घटाएंगे, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाते हैं, तो बड़ा कौन है, ये ज्यादा बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अगर इस तरह से हम करके लेंगे तो ये माइनस को यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट ऐसे ऐड करते हैं, जैसे देखें ई नेट, यहाँ भी क्लियर होगा, ई नेट, अगर यहाँ वेक्टर लगा लें ऐसे तो क्या हो जाएगा, ई क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र और ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। ये वेक्टर सब है, तो वेक्टर सब में है तो यहाँ पर वेक्टर लेके रख लेते हैं। अगर इसको वेक्टर में यहाँ लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को प्लस में लिखे हैं, एक को क्या माइनस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं, तो रख के सॉल्व कर लें। तो ई क्यू कितना आएगा, ई प्लस क्यू कितना निकाले हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण के क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस माइनस के क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इन दोनों को वहाँ रख दिए। इस बिंदु पर ये ई नेट निकल जाएगा, यानी उसका ई कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो यहाँ पर निकल जाएगी। क्लियर है, ये भी एक तरीका है ऐसे करके निकालने का। और आप अगर ये माइनस वाइनस कुछ नहीं लिखते हैं तो भी निकाल देंगे, डायरेक्ट ये समझ लें कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाना ही है, तो इसमें से इसको घटा देते, ये माइनस नहीं लिखे होते तो भी वहाँ माइनस आ जाता। तो जैसे इच्छा वैसे निकाल सकते हैं, ये एक तरीका है। तो इतना आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन है, तो के क्यू कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस
1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? बस अब इसी को सॉल्व करेंगे और ई नेट हमको क्या मिल जाएगा, ई नेट। और ये ई नेट कहाँ पर मिल रहा है, एक्सियल पॉइंट पे, तो यहाँ लिख सकते हैं ये एक्सिस, ये एक्सियल पे मिल रहा है हमको, एक्सियल लिख लें, ये एक्सियल यानी निरक्षीय स्थिति में ये मिल रहा है। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे निरक्षीय भी लिख सकते हैं, सॉरी अच्छी है। कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति तो निकाल रहे हैं, तो इतना आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, बस सिंपल। तो सॉल्व करते हैं, देखें के क्यू, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये तो जानते ही हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इधर जाएगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, नीचे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। इसी को सॉल्व करना है, इतना नोट करें, इधर से मिटाते हैं फिर उसको सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखें क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे जो ई अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, ई अच्छी है, वो कितना आ गया यहाँ पे, के क्यू, यहाँ पे आ गया, इसका होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, फिर माइनस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आ जाएगा। और नीचे बीच में माइनस था तो माइनस लगा लिया, खुद से कर लेंगे इसको। ये देखिए ये ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर जैसे आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, इसको ऐसे पढ़े होंगे, नीचे को हमको लिखना है जैसे ए माइनस बी और एक है ए प्लस बी, यही है ना, ऐसे है। तो इसका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर को यहाँ से हटा के एक ही बार यहाँ स्क्वायर लगा दें, ऐसे यहाँ पे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी सर आ रही है, तो ठीक है, आ रही है तो वैसे कर लेंगे, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो एक बार और ही थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और डिटेल में चलते हैं। ए स्क्वायर ये आ जाएगा 2r a माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r a, इतना अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी सर ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया? नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं है, ये आसान है, खुद से करेंगे, ये कुछ भी नहीं है। केवल हम लोग फिजिक्स तो बस इतना ही तक था इसमें, यहाँ तक ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख के केवल सिंप्लीफाई तो कर रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं इसमें। अब क्या हो जाएगा, ये इससे ये माइनस ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 2r a और ये भी प्लस 2r a, कितना हो जाएगा प्लस 2r a, यानी 4r a अपान यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया ई अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे अब, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बात किए थे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये बहुत स्मॉल है, और जब ये बहुत स्मॉल है उसका आधा तो और स्मॉल होगा, और जब उसका आधा स्मॉल होगा उसका जब स्क्वायर करेंगे वो तो और स्मॉल आएगा। यानी ऐसा समझें कि कोई बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बहुत और छोटा होता है। यानी इसके कंपेयर में ये जो r है उसके कंपेयर में ये तो बहुत छोटा होगा, इसके सामने ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको, यानी इसके सामने इसकी जो वैल्यू वो बहुत स्मॉल होगी। यानी यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं जो r है वो बहुत बड़ा है, किससे, a से, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि r a से बहुत बड़ा है इसीलिए a को हम लोग क्या कर सकते हैं, a को हम लोग जीरो ले सकते हैं। ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, a को जब जीरो ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू, ऊपर हमारा हो जाएगा 4r a अपान नीचे क्या हो जाएगा r के पावर 4, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, इसको हम जीरो कंसिडर कर लिए हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो r के पावर कितना बचेगा, r के पावर 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया
के, यहाँ लिख देते हैं, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया के क्यू 4 आर, सॉरी आर तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ए और नीचे कितना बचा आर क्यू, तो ये आ गया ई अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसमें तो अभी हम विद्युत द्विध्रुव का कोई रोल यहाँ दिख नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा विद्युत द्विध्रुव को लेके आते हैं इसमें। अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, इधर मिटाते हैं, इसके बाद से यहाँ इसको नोट कर लिए होंगे, नोट करते रहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ई अच्छी निकालेंगे हम, यहाँ पे ई अच्छी में ई अच्छी क्या आएगा, देखें के क्यू, अगर इसको हम 2 को 2a ऐसे लिख दें, अगर के क्यू 2 को अगर यहाँ कर ले, पहले बाहर 2 कर लेते हैं, 2 ऐसे अपान आर क्यूब, देखें अरे इस 4 को 2 बाहर कर लिए तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो Q इंटू 2a क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P यानी E जो हमारा अच्छी स्थिति में जो E आया, E अच्छी, वो क्या आ गया, ये P आएगा, तो यानी 2kP अपान आर क्यूब। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, E इक्वल टू के 2P अपान आर क्यूब, ऐसे लिखा जाता है। ये अच्छी स्थिति में है, एक्सियल पॉइंट पे इतना आएगा, और के की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ई एक्सियल जो हमारा आता है, अगर दोनों चार्ज को कहाँ रखा गया, जो डाइपोल है वो अगर एयर में है तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। यही हमको प्रूव करना था। यानी जो अच्छी स्थिति में किसी डाइपोल के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। यहाँ ध्यान देने की एक बात है, नोट करके यहाँ चाहे तो लिख लेंगे, एक नोट करके, ताकि ये बात याद रहे कि अभी इसके पहले जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे किसी बिंदु आवेश के कारण, तो वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो 1/r², यानी जो ई था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के था, 1/r² के था। लेकिन यहाँ पर r³ आ रहा है, ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किस ई के क्या है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, 1/r³ के। और जो किसी बिंदु आवेश कारण आया था वो किसके था, 1/r² के, 1/r² के। तो यहाँ तक नोट कर लें। ये रहा विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, तो इतना आता है, इसको याद रखेंगे। अभी हम लोग इसके बाद वाला भी निकाल लेंगे, तो दोनों को कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है और क्या मीनिंग है और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करें पहले। अब बात करेंगे हम कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं सेकेंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकेंड नंबर है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति पर या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। यहाँ देखें, जैसे कि यह हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये -q और यहाँ पर +q। ये निरक्षीय स्थिति है, इसके परपेंडिकुलर लाइन पर यहाँ कोई एक बिंदु होगा। अगर इस बिंदु को अगर हम बिंदु ए ही मान लें, यहाँ भी बिंदु ए, उस बिंदु ए पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है कि +q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। यहाँ देखें, +q के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और -q के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। +q के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, -q के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। दोनों को वेक्टर सम करेंगे, इस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो आते हैं, इसको निकालते हैं। +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि ये अगर पहला आवेश है, ये इसको दूसरा आवेश मान लेते हैं, ऐसे समझने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो ये +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये प्लस है, तो उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे दूर होता है, ऐसे इसको मान लेते हैं ये है E1। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर होगी, -q है, इसको दूसरा आवेश मान रहा है, ये प्लस है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर, इधर।
इसको हम मान ले रहे हैं E2। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इधर, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। अच्छा, यहाँ पर E1 और E2, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर होगा, उसको हम E मान लेंगे। कहेंगे बराबर होगा, कैसे बराबर? अरे दोनों का परिमाण तो बराबर है, और दोनों से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, वो इक्वल होगा, इक्वल होगा। अरे ये डिस्टेंस, अगर इसके सेंटर में कोई एक पॉइंट हम ले लें, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। यानी अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा, दोनों एंगल थीटा होंगे। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मैथ है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद रखना ही, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर। यानी हमको करना क्या है? हमको करना है कि E1 हमको निकालना है और हमको E2 निकालना है, दोनों को जोड़ना है, लेकिन वेक्टर सम करना पड़ेगा। और इसका और इसका जो वेक्टर सम करेंगे तो इसका जो ई नेट निकलेगा वो इधर निकलेगा, ई नेट। इसका जो ई नेट होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर। अरे दो हम लोग पढ़े हैं कि एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, इसका जो परिमाण मतलब जो परिणामी वेक्टर होता है, अरे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इसका जो परिणामी वेक्टर होता है आर नेट, वो यहाँ निकलता है, ऐसे निकलता है ना आर नेट। तो हमको क्या करना है? ई नेट निकालना है, बस सिंपल सा काम है। तो पहले हम E1 निकालते हैं, फिर E2 निकालते हैं, और दूसरी का परिणामी निकाल लेते हैं, हो जाएगा, सिंपल है। तो आसान तरीके से इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। देखें कैसे करेंगे। अब एक बात, जब E1 इधर होगा और E2 इधर, हमको E1 और E2 निकालना है। तो सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ बात कर लें, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना होगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, अगर इसको हम 2a ले लें, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसको हटा दे रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को 2a ले लें, तो इसको क्या ले लें? a, इसको क्या ले लें? a। ठीक है, अगर हम मान रहे हैं कि इसके सेंटर से कितने दूर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, मान रहे हैं कि इससे अगर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। तो अगर ये a है, ये a है और ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे, यहाँ तो 90 डिग्री होगा। तो ये a और ये r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आएगा ना, इतना आ जाएगा r स्क्वायर। अरे होता है ये, यहाँ पर अगर ये a है, ये b है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होता है? ये कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? सॉरी, ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का, ये है लंब और ये है क्या? आधार। तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये जानते होंगे। तो वही चीज़ है, ऐसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या निकल जाएगा? इसका विकर्ण निकल जाएगा। तो ये उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये यहाँ निकल जाएगा, तो ये इतना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? ये भी उतना ही होगा, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ये होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो निकाल दिया हम यहाँ पे। अब एक बात, हमको जब इसके कारण यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये E1 और E2, तो यहाँ तक इसको बना लेंगे साइड में। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक लाइन कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यही काम करना है, तो इतना नोट कर लें। अब गर्मी आ गया है, कोई नहीं, अब एक एक करके निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा?
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपान आर स्क्वायर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो इसको लिख लेते हैं, एक ई माइनस क्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ध्यान दे रहे होंगे, तो ये प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण हम लोग यहाँ पे E1 E2 लिखे हैं, तो चलो यहाँ पे E1 E2 लिख दे रहे हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं। E1 E2 E1 कारण विद्युत क्षेत्र की, मतलब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इतना आ गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जिसकी दिशा इधर है वो भी इतना है, यानी यहाँ देख रहे हैं E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस इसका डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस क्यू आवेश कारण आ गया और माइनस क्यू आवेश कारण, हमको दोनों को जोड़ना है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो इस बिंदु पर हमको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया है यहाँ पर कि E1 और E2 दोनों क्या हैं, परिमाण में आपस में क्या हैं, बराबर है, और जहाँ पर जरूरत होगी हम इसको E लिख देंगे, E1 E2 की जगह पे एक ही लिख देंगे, क्या E, क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको यहाँ भी ऐसे याद रखेंगे। चूंकि अच्छा क्यों दोनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका परिमाण बराबर है और इससे उतना ही दूरी पे जा रहे हैं और इससे भी उतना ही दूरी पे जा रहे हैं, तो उतना ही दूरी पे जाएंगे तो दोनों का जो इसका प्रभाव जितना यहाँ होगा उतना ही इसका ही प्रभाव वहाँ पर होगा, तो इसलिए दोनों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ तक नोट कर लें। अब हम लोग कैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, यही मेन इसमें है कि दोनों को जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से फिगर बनाते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को ए को हम यहाँ दिखाते हैं, ये पॉइंट ए, जैसे एक इधर आया, इधर ये हमारा आया E1 और इधर हमारा आया है क्या E2, और इसका परिणामी वेक्टर किधर आएगा, इधर, इसका परिणामी वेक्टर इधर ही आ रहा है। तो देखें यहाँ पे था ना ये E1, इसका अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, मैथ्स है। अभी फिलहाल इतना मान लें कि ये थीटा और ये भी क्या थीटा। ठीक है, तो इसके कारण इस E1 ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, इसके एक कंपोनेंट जो जिसके साथ एंगल बनता है उधर क्या लिखते हैं E1 cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर इधर इधर क्या हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा, इधर E1 sin थीटा आ जाएगा। उसी तरह से E2 के लिए देखेंगे तो जिधर जिसके साथ एंगल बन रहा है इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा E2 cos थीटा, और इधर क्या आएगा, इधर इधर आएगा E1 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा, क्या आएगा E2 sin थीटा। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं E1 और E2 क्या है, बराबर है, यानी यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए जितना विद्युत क्षेत्र इधर उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर, तो इससे ये क्या हो जाएगा, इसके से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इसके से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको इसको तो अब नहीं लेना है। अब इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिली है वो क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर इस बिंदु पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करनी होगी, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को दोनों क्या कर देना होगा, केवल सिंपली जोड़ देना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर ही दोनों आ रहे हैं और दोनों इधर, E1 भी इधर E2 भी इधर, और दोनों एक डायरेक्शन में है। तो बिंदु ए पर जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी उसको क्या करना पड़ेगा हमको, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो बिंदु चूंकि बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो नेट कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा वो क्या होगा, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा के बराबर आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, परिमाण समान है, परंतु
दिशा क्या है, दिशा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो निरस्त कर देंगे, तो इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये दोनों एक डायरेक्शन में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या है, सेम दिशा में है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और चूंकि E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको E लिख दें और इसको भी E लिख दें, तो E cos थीटा और E cos थीटा कितना आ जाएगा, 2E cos थीटा। तो ये E नेट कितना आ जाएगा, E नेट हमारा आ जाएगा 2E cos थीटा। बस ये आ गया 2E cos थीटा, इतना आ गया। अब इस cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। E का मान अरे ये चाहे E1 चाहे E2 किसी को यहाँ रख देंगे, ये तो E के बराबर ही तो है ना दोनों, E की जगह पे इसका मान रख देंगे, यहाँ पर किसी एक का मान, दोनों बराबर है। अरे सर अरे क्यों नहीं है, देखें तो ये E1 या E2 E के बराबर है, तो किसी एक को यहाँ रख देंगे और cos थीटा का वैल्यू हमको निकालना होगा कहीं से, इस फिगर से cos थीटा का मान निकालेंगे, दोनों के यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, इतना नोट कर लें, करके ही देना पड़ेगा। इसको मिटाते हैं यहाँ पे, अब खुद से भी ट्राई करें उसको। अब देखें क्या करेंगे, यहाँ से सब मिटा दें, ठीक, मिटा देते हैं। ये याद रखना है E1 कितना आया है, या E2 या E1 दोनों यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ तक नोट किए होंगे। अब क्या करते हैं, E नेट हमारा कितना आ गया है, E नेट कितना आ गया, E नेट हमारा आया है 2E cos थीटा, रख लेते हैं 2E E की जगह कितना, E का वैल्यू अभी निकालने हैं, E का वैल्यू इसके कारण या किसी के कारण जो अभी निकाला गया था E1 या E2 किसी की वैल्यू रख लें, तो कितना आएगा K Q E की वैल्यू लिख रहे हैं हमें यहाँ पे अपान R स्क्वायर A स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा E के वैल्यू। अब यहाँ पर हमको cos थीटा की वैल्यू लिखना है, cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से किसी से निकालना है, यहीं से निकालना है, यहीं से निकालना है cos थीटा। तो देखें यहाँ से cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, पता होगा ये आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसके लिए, आधार है A और कर्ण कितना है, यही है कर्ण, यही है ना। सॉरी यहाँ पर हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं, क्या गलत किए हैं, अरे एक चीज़ गलत किए हैं, यहाँ पर जब हम निकाल रहे हैं किसमें आएगा, कर्ण निकाल रहा है ना, तो कर्ण का स्क्वायर नहीं ना, ये कर्ण है, अरे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आता है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और जब यहाँ कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट R स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट में होगा, सॉरी जहाँ ये भी अंडर रूट में होगा, जहाँ यहाँ लिखे थे वहाँ भी अंडर रूट में करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सॉरी ये गलत हो गया है, उसको थोड़ा सही कर लेंगे। ये कर्ण का स्क्वायर इतना आएगा, कर्ण बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है कोई नहीं, उसे ये यहाँ पे कर लेंगे अंडर रूट का स्क्वायर। अब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आधार A और कर्ण कितना, अंडर रूट R स्क्वायर अपान A स्क्वायर, तो रख लेते हैं यहाँ पे A अपान अंडर रूट R स्क्वायर A स्क्वायर, ठीक है। तो बस इतना इसको कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2KQA अपान A स्क्वायर से अंडर रूट तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर A स्क्वायर, और इधर हो जाएगा R स्क्वायर A स्क्वायर, ये तो नहीं हटेगा, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। यहाँ पे अब इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो पावर को ऐड कर देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लेंगे। अब कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2KQA अपान R स्क्वायर A स्क्वायर का पावर 3/2, ये कैसे, अरे आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, 1 + 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 लिख दिए, क्लियर यहाँ तक। अब फिर वही रिपीट करते हैं कि जो यहाँ R है वो बहुत ज़्यादा है, किससे, A से, चूँकि ये बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए A को क्या कर लेंगे, A को 0 कर लेंगे, ये कम 0 की तरफ टेंड करेगा, ये बहुत कम है इसके कंपेयर में, तो इसका स्क्वायर भी और कम होगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो R का स्क्वायर है और उसका पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो R का पावर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा R का पावर
3, तो यहाँ पे r का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2k/qa अपान r का पावर 3। तो ये हमारा ई नेट कहाँ निकल रहा है, ये निरक्षीय स्थिति में, तो ई नेट इतना आ गया। ठीक है, ई नेट इतना। अब एक बात और, यहाँ पर थोड़ा इसमें P को लेके आए, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लेके आए, तो यहाँ पे K Q इंटू 2a, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, अपान R3, अरे 2 को यहाँ लेके चले गए हैं, और Q इंटू 2a ये किसके बराबर होता है, P के बराबर। अरे P बराबर पढ़े हैं, Q इंटू 2a होता है, तो इस जगह P रख देंगे, तो ई नेट हमारा जो यहाँ पे आएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, K P अपान R3, तो ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो ई इसको क्या, ये निरक्षीय स्थिति में, ये कहाँ है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकल गया हमारा, इतना आ गया। और के की वैल्यू रख लेंगे, ये अगर एयर में रखना है तो 1/4πε0। तो यहाँ तक नोट करें, यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ पे जो अभी हम लोग निरक्षीय स्थिति में जो निकाले हैं उसके नीचे लिखेंगे, जहाँ तक लिखे हैं उसके। अभी हम लोग निकाले हैं ई नेट, जो हमारा आया है वो हमारा आया है KP/R3, यानी जो ई नेट हमारा होगा वो होगा 1/4πε0 P/R3, ये ई नेट इतना आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या इन दोनों की दिशा सेम है या अलग अलग है? तो देखें यहाँ पर, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में इसका वेक्टर फॉर्म, तो क्या आएगा, ई नेट, निरक्षीय स्थिति की बात हो रही है, निरक्षीय स्थिति में, कहीं निरक्षीय लिख देते हैं, निरक्षीय क्या आएगा, वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो आएगा 1/4πε0 माइनस P/R3 माइनस P, यानी यहाँ पर एक माइनस आएगा, यहाँ पर एक क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों, इसको थोड़ा समझते हैं। देखें यहाँ पर यह है निगेटिव और यह है पॉजिटिव। अगर हम बात करें यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किधर होगी, तो निगेटिव से पॉजिटिव, किसकी दिशा होगी, निगेटिव से पॉजिटिव, P की दिशा इधर। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा किधर आ रही है, इधर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, इधर ही आ रहा है ना, इधर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर और P की दिशा इधर, दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट हैं। तो हमेशा ही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव जो दोनों की जो दिशा होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन, ये ध्यान देंगे, एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो। लेकिन जब हम अभी इसके पहले जब लिखे थे अक्षीय स्थिति में, ई अक्षीय वाले में, अच्छी, तो वहाँ पर ऐसे लिखे थे 1/4πε0 P, अगर ऐसे लिख देंगे तो ये इतना आ जाएगा। इसको अगर नहीं लिखे थे तो इतना लिख लेंगे। ये यहाँ पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता है। जैसे देखें अभी हम लोग जब उसके लिए बनाए थे तो ये निगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। और जब हम लोग यहाँ पर इस बिंदु पर अगर हम P निकाल रहे थे, सॉरी इस बिंदु पर जब हम E निकाले थे, E, तो E की दिशा किधर था, यहाँ पर E की दिशा जो आई थी वो यही वाला ज़्यादा था ना, इधर। ये इधर हमारा प्लस के कारण ज़्यादा था, तो E की जो दिशा इस बिंदु पर आई थी वो किधर आई थी, इधर ही आई थी। E की दिशा इधर और P की दिशा भी किधर, माइनस से प्लस की तरफ। P की दिशा भी इधर और E की दिशा भी इधर, दोनों सेम दिशा में थे, इसलिए यहाँ प्लस आता है और यहाँ क्या आता है, एक माइनस आता है। ये नेगेटिव साइन ये डिनोट करता है कि E और P एक दूसरे क्या हैं। ये नेगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि E और P एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, या विपरीत दिशा में है। यह दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम दिशा में। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालना हो डाइपोल के कारण, तो अगर उसके निरक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं तो E और P की दोनों की जो दिशा होगी वो विपरीत आएगी।
और अच्छी स्थिति में निकाल रहे हैं तो ई और पी की दोनों की दिशा क्या आएगी, एक ही दिशा में आएगी। तो ये बात है, इसको ध्यान रखना है। एक नोट करके और लिख लें, इसमें एक नोट करके और लिख लें। ज़्यादा लंबा क्लास हो गया नहीं, अभी हम लोग 2 डेरिवेशन बात किए, एक इसमें बचा है, देखते हैं उसको। ठीक है, अब रहने देते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ, इसमें एक नोट करके लिख लें, बस एक नोट यहाँ कर लें कि यहाँ पर जो ई हमारा जो अच्छी स्थिति में है, ई अच्छी, वो 2 इंटू ई निरक्षी है। देख लें, ये होता है, यानी जो यहाँ पर जो अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ 2p होता है। जो अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अच्छी स्थिति में, वो कितना है, देखें ए जितना है उतना ही ए भी है, बस यहाँ 2 एक एक्स्ट्रा है। यानी अगर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। यानी अगर एक डाइपोल हमारा हो यहाँ पर, तो अगर इसके सेंटर से उतना ही दूर अगर इधर जाएं, इसके सेंटर से अगर इतना ही दूर इधर जाएं, मान लो r दूर इधर जाएं और इसके केंद्र से भी r दूर ऊपर जाएं, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जितनी आएगी और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी आएगी, दोनों में 2 गुना कौन होगा, ये 2 गुना होगा और ये इसका आधा होगा। यानी किसी द्विध्रुव का जो प्रभाव है, इस द्विध्रुव का जो प्रभाव है अच्छी स्थिति पे ज़्यादा होता है और निरक्षी स्थिति पर इसका आधा होता है अगर दूरी सेम ले रहे हैं तो। सिंपल सी बात है कि अगर एक द्विध्रुव है, अगर द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो और उतना ही दूरी पर निरक्षी स्थिति पर किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, दोनों का दूरी सेम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ डबल आएगी, उसके अच्छी स्थिति पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उतने ही दूरी पर निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुनी होती है, या निरक्षी स्थिति से 2 गुनी होती है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना बात हुआ, ज़्यादा ही बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट हो, उस पॉइंट पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और तब तक आप अपना पढ़ें, नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। गर्मी आ गया है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब क्योंकि गर्म थोड़ा सा लग रहा है गर्मी, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कितना पढ़ें, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर पूछें, उस पर हम लोग बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।